हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज लेकर आए हैं सॉल्यूशन चैप्टर का थर्ड वीडियो। और इसके पहले जो दो वीडियो हुए हैं उसमें हम मेनली इंट्रोडक्शन और जितने भी कंसंट्रेशन टर्म हैं उनको डिस्कस किए, उस पर न्यूमेरिकल भी कराए हैं। तो जो स्टूडेंट पिछला दो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देखें, क्योंकि उसका यूज आगे के वीडियो में होने वाला है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें दो कंडीशन होता है। कौन कौन सा? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वॉलेटाइल लिक्विड, और दूसरा होगा कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वॉलेटाइल लिक्विड। सॉल्यूशन हम तैयार करेंगे एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलाने से, और आज के लेक्चर में हम दोनों ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वॉलेटाइल लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट। सॉल्यूशन तैयार करेंगे जिसमें सॉल्यूट हमारा नॉन वॉलेटाइल होगा और सॉल्वेंट वॉलेटाइल होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। 2 वॉलेटाइल लिक्विड को लेके हम एक सॉल्यूशन तैयार करेंगे और उसका वेपर प्रेशर चेक करेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वेपर प्रेशर समझते हैं क्या होता है। वेपर प्रेशर, तो मान लीजिए हमारे पास एक क्लोज्ड कंटेनर है। इस क्लोज्ड कंटेनर में हमने एक लिक्विड ले लिया है, लिक्विड ए बोल देता हूं मैं, लिक्विड ए। ठीक है, अब लिक्विड ए के मॉलिक्यूल्स इस सरफेस के ऊपर भी होंगे और कुछ मॉलिक्यूल यहां भी होंगे। ठीक है, ए ए ए ए ए। अब देखिए जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल हैं इसको हम बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल, सरफेस मॉलिक्यूल, और जो यहां नीचे में है इसको हम बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल। ठीक, यहां पे होगा क्या, जो लिक्विड हमने यहां पे लिया है ये लिक्विड इवेपोरेट होंगे। ठीक है, ये लिक्विड इवेपोरेट होंगे। अब इवेपोरेट क्यों होंगे, किस वजह से ये सरफेस के मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे? देखिए इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिनन है। जो लिक्विड सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल होते हैं वही इवेपोरेट होते हैं। अब रीजन क्या है कि केवल वही मॉलिक्यूल इवेपोरेट होते हैं, बल्क मॉलिक्यूल इवेपोरेट क्यों नहीं होता? ठीक, तो इसके 2 रीजन हैं। कौन कौन से? पहला रीजन कि जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल हैं इनके 2 मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और बल्क मॉलिक्यूल के 2 मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। जैसे देखिए अगर इस मॉलिक्यूल की हम बात करें तो दूसरा मॉलिक्यूल इनको चारों तरफ से खींच रहा होगा। ठीक है, और जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल हैं इन पे कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? केवल नीचे की तरफ जो मॉलिक्यूल होंगे वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पा रहे होंगे। ठीक है,
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सरफेस मॉलिक्यूल है उस कंडीशन में वीकर है, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कमजोर है तो ये मॉलिक्यूल आसानी से इवेपोरेट होगा। तो फर्स्ट रीजन क्या है, लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, किनका, जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं। दूसरा रीजन क्या है कि जो भी सरफेस के मॉलिक्यूल हैं उनका काइनेटिक एनर्जी बल्क मॉलिक्यूल से ज़्यादा होता है। ठीक, तो दूसरा रीजन क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल इज लार्जर। ठीक है, इन्हीं दो रीजन की वजह से हमारा जो लिक्विड है ये इवेपोरेट होता है। ठीक है, इवेपोरेट होता है इन दो रीजन की। कौन कौन सा, कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं इनके बीच, दो मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, और सरफेस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्या होगा, देखिए सरफेस मॉलिक्यूल इवेपोरेट करेंगे तो क्या होगा, वेपर्स बनेगा। तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली दो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे वेपर्स बनना स्टार्ट होता है और कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाता है साइमल्टेनियसली। ठीक, जैसे मान के चलिए कि एक बॉटल में या एक क्लोज कंटेनर में अगर हम वाटर लें तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि उसके वॉल के ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखने लगती हैं। तो बेसिकली उसमें होता क्या है, सपोज करिए हमारा जो लिक्विड है वो इवेपोरेट होकर वेपर में चेंज हुआ, वापिस वेपर कंडेंस होके लिक्विड में चेंज होने लगता है। तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली दो प्रोसेस होंगे, कौन कौन सा, इसको नीचे लिख लेते हैं, लिक्विड ए। दो प्रोसेस यहाँ पे होंगे, एक तो इवेपोरेशन हो रहा होगा, और उसके साथ साथ कंडेंसेशन भी हो रहा होगा। ठीक, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों साइमल्टेनियसली प्रोसेस चल रहे होंगे। अब एक समय ऐसा आएगा कि जिस रेट से सरफेस मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे हैं उसी रेट से वेपर्स लिक्विड में कंडेंस हो रहा है। ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों बराबर हो जाए। यहां पे क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि लिक्विड चेंज हो रहा है वेपर में और वेपर चेंज हो रहा है लिक्विड में। ठीक है, और इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, जहां पे जिस रेट से इवेपोरेशन हो रहा है उसी रेट से कंडेंसेशन भी हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट क्या बोला जाएगा, इक्विलिब्रियम। और याद करिए 11th क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम कब अटेंड होता है, इक्विलिब्रियम हमेशा और हमेशा क्लोज्ड कंटेनर में ही अटेंड होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्लोज्ड कंटेनर में अटेंड होता है। अब यहां पे इक्विलिब्रियम की बात हो गई, अब समझते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट
यहाँ पे सरफेस मॉलिक्यूल वेपर में चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, ये लिक्विड का जो सरफेस है इसके ऊपर वेपर्स इकट्ठे हो रहे होंगे। अब जो भी यहाँ पे वेपर्स बन रहा है, इस वेपर्स के द्वारा लिक्विड सरफेस के ऊपरी सतह पे जो प्रेशर लगाया जा रहा है उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। जैसे मान के चलिए कि ये हमारा लिक्विड है, लिक्विड का ये ऊपरी सतह है और यहाँ पे हमारा वेपर्स इकट्ठे हुए हैं। अब ये वेपर्स लिक्विड के ऊपरी सतह पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन का। ठीक है, आइए लिख लेते हैं क्या होता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर exerted by the vapors above the liquid surface। लिक्विड सरफेस के ऊपर वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, ये कहानी कब थी, जब हम क्लोज्ड कंटेनर ले रहे हैं। क्लोज्ड कंटेनर में ही हम वेपर प्रेशर की बात करेंगे। अगर वेपर प्रेशर की जहां भी बात होगी तो हमको समझ जाना चाहिए कि कंटेनर कैसा है, क्लोज्ड है। सपोज मान लीजिए कि हम कंटेनर ओपन रख रहे हैं। ठीक है, कंटेनर अगर हमने ओपन ले लिया, ठीक है, ये ओपन कंटेनर है, यहां ए के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, ए के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब क्या ओपन कंटेनर के केस में हम वेपर प्रेशर की बात करेंगे क्या? तो आइए देखते हैं। इवेपोरेशन तो अभी भी हो रहा होगा और वेपर्स अभी भी बन रहे होंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे जो वेपर्स बन रहा है, क्योंकि ओपन कंटेनर हमने लिया है तो वेपर्स क्या होंगे, स्कैप हो जाएंगे। वेपर्स स्कैप होते जाएंगे और यहां पे जो वेट ऑफ लिक्विड है ये डिक्रीज होता जाएगा। भाई हो क्या रहा है, सरफेस के मॉलिक्यूल इवेपोरेट होकर वेपर्स बना रहे हैं। अब यहां कंडेंसेशन तो नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, लिक्विड का वेट घटता जाएगा और वेपर्स यहां से स्कैप करते जाएंगे। तो किसी भी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं होगा, और जब इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं होगा तो हम वेपर प्रेशर की बात ही नहीं करेंगे। यहां वेपर रुक नहीं रहा है ना, वेपर तो स्कैप कर जा रहा है। वेपर स्कैप कर जा रहा है तो हम वेपर प्रेशर की वहां पे बात ही नहीं करेंगे। तो जहां भी वेपर प्रेशर की बात होगी वहां हम कंटेनर कैसा लेंगे, क्लोज्ड। ठीक है, एक चीज और, सपोज यहां हमने लिक्विड ए लिया था, यहां बताना जरूरी है, ये लिक्विड ए लिया हूं, लिक्विड ए के अलावा यहां पे दूसरा कोई लिक्विड प्रेजेंट नहीं है, अकेला ए है। इसका क्या मतलब है कि ए यहां पे प्योर फॉर्म में है, तो ए की वजह से यहां पे वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, तो वेपर प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पी नॉट ए से। पी नॉट ए, पी नॉट ए का क्या मतलब है, पी नॉट ए का क्या मतलब है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। प्योर लिक्विड ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। इस चीज को समझ लीजिए, आगे बहुत यूज होने वाला है। जब कभी भी लिक्विड हमारा प्योर फॉर्म में होगा तो उसका वेपर प्रेशर हम नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज यहाँ पे अगर हमारा लिक्विड बी होता और उसकी वजह से यहाँ पे वेपर प्रेशर लग रहा होता, उसको हम डिनोट करते पी नॉट बी से। ठीक है,
नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है? तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, और बिल्कुल सही बात है ये, जो हम लिक्विड ले रहे हैं हो सकता है कि वो लिक्विड कोई ऐसा लिक्विड हो जो ज़्यादा इवेपोरेट हो रहा हो। जो लिक्विड ज़्यादा इवेपोरेट होगा उसके वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, और वेपर्स ज़्यादा बनेंगे तो उसका वेपर प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा। कोई ऐसा लिक्विड हम ले लेते हैं जो इवेपोरेट कम हो रहा है, इवेपोरेट कम होगा तो उसका वेपर्स कम बनेंगे, और वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम आएगा। तो ये नेचर ऑफ लिक्विड पे तो डिपेंड करेगा कि हम किस तरह का लिक्विड ले रहे हैं, ज़्यादा वोलेटाइल है, कम वोलेटाइल है, उस पर डिपेंड करेगा ये। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, डाईमिथाइल ईथर, और दूसरा लेते हैं इथेनॉल। ठीक है, डाईमिथाइल ईथर क्या होता है? CH3O CH3। इथेनॉल क्या होगा? C2H5OH। अब हमसे पूछा जाए कि किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा प्योर फॉर्म में। ठीक है, अगर हम इसका लिक्विड ले रहे हैं, डाईमिथाइल ईथर का लिक्विड ले रहे हैं, और दूसरी तरफ इथेनॉल का लिक्विड ले रहे हैं, दोनों में ही वेपर्स बनेंगे, लिक्विड है, वॉलेटाइल है, तो किस कंडीशन में वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा? इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, पता है हम लोगों को, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पे होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट। ईथर के दो मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, यहां पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, एब्सेंट होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब एक बात बताइए, जो हम लोग एग्जांपल ले रहे थे कि यहां पे A के मॉलिक्यूल हैं, तो अगर इन दो मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही कम ये इवेपोरेट होंगे, और जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेट होंगे। तो यहाँ पे इथेनॉल के केस में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जुड़ रहा है यहाँ पे, जबकि इसके केस में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो इथेनॉल के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वेपर्स कम बनेंगे, कम इवेपोरेशन होगा, और वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो ये इवेपोरेट ज़्यादा होगा और वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, वेपर्स ज़्यादा बनेंगे तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा हो जाएगा? P0 डाईमिथाइल ईथर, इसका ज़्यादा होगा किससे? वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, C2H5OH CH2OH CH2OH, तीसरा CH2OH CH2OH CH2OH। देखिए, इसको बोलते हैं इथेनॉल, इसको बोलते हैं ग्लाइकॉल, और इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल।
ठीक है। अब किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा? तो जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पे तीन तीन साइड प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। यहाँ पे तीन तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, और यहाँ पे केवल 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। तो इस कंडीशन में मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे अगर ज़्यादा हुआ तो इसका वेपर प्रेशर सबसे कम हो जाएगा। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है क्योंकि एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है यहाँ पे, तो इस कंडीशन में वेपर प्रेशर इथेनॉल का ज़्यादा हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? P नॉट इथेनॉल, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ ग्लाइकॉल इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ ग्लिसरॉल। ठीक है। अब यहां से एक कंक्लूजन पे हम पहुंचते हैं। क्या है कंक्लूजन? कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल। सपोज अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 मॉलिक्यूल के बीच ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या आ रहा है? कम आ रहा है ना भाई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा ये मॉलिक्यूल इवेपोरेट नहीं करना चाहेंगे, और इवेपोरेट नहीं करना चाहेंगे तो उनका वेपर्स नहीं बनेगा, और वेपर नहीं बनेगा तो उसका वेपर प्रेशर भी कम ही आएगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इतनी बातें क्लियर है। अब नेचर ऑफ लिक्विड की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसी में सब्सटेंस के बारे में जान लेते हैं। देखिए 2 तरह का सब्सटेंस होता है, एक वोलेटाइल और दूसरा नॉन वोलेटाइल। ठीक, वोलेटाइल जनरली जो हमको पढ़ना है वो लिक्विड फॉर्म में ही होगा, और नॉन वोलेटाइल मेनली सॉलिड फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। वोलेटाइल का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बेंजीन C6H6, टोलिन C6H5CH3, मिथेनॉल CH3OH, इथेनॉल C2H5OH एंड वाटर। ये सब क्या है? ये वोलेटाइल है और लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं। नॉन वोलेटाइल क्या होगा? जैसे यूरिया ले लिए, जैसे शुगर ले लिए, ग्लूकोज ले लिए, ये सब क्या होंगे? नॉन वोलेटाइल होंगे। ठीक है, तो ये तो सब्सटेंस के बारे में था कि 2 तरह के होते हैं। आगे बहुत यूज होगा वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल, तो पता होना चाहिए कि कौन सा वोलेटाइल है और कौन सा नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। सेकेंड फैक्टर की बात करते हैं। सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर। अब वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे कैसे वेरी करता है? तो मान लीजिए हमारा ये लिक्विड था, लिक्विड ए, ये लिक्विड ए के सरफेस के मॉलिक्यूल हो गए। ये सरफेस के मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पे कुछ बल्क मॉलिक्यूल हैं। अगर हम यहाँ से हीट देना स्टार्ट किए, ठीक है, हीट देना स्टार्ट किए, हीट देंगे तो क्या होगा? जो इसके अगल बगल के मॉलिक्यूल हैं, अब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो होगा क्या? काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से
ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल इस सरफेस के ऊपर पहुंचने लगेंगे, और जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर आएगा इवेपोरेशन भी उतना ही तेज होगा, और जितना इवेपोरेशन होगा उतना वेपर्स बनेंगे, और वेपर्स अगर ज़्यादा बन रहा है तो उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। समझ पा रहे हैं? टेम्परेचर देंगे तो बल्क मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर जाएंगे, और जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पे जाएगा उसका इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा, एंड अकॉर्डिंगली वेपर प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि वेपर्स उतने ज़्यादा बनेंगे, वेपर्स उतने ज़्यादा बनेंगे, और जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। तो अगर कोई लिक्विड सॉल्यूशन है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे फैक्टर्स, दो फैक्टर्स थे जिस पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। अब फाइनली आते हैं हम टॉपिक पे, जो आज का हमारा टॉपिक था। टॉपिक क्या था आज का? कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वॉलेटाइल लिक्विड। कंटेनिंग टू वॉलेटाइल लिक्विड, यही हमारा आज का टॉपिक था। आइए हम यहां ले रहे हैं लिक्विड ए। लिक्विड ए के ये सरफेस मॉलिक्यूल हो गए, ए ए ए ए ए, ठीक है। अब लिक्विड ए कैसा है? वॉलेटाइल है। अब ये लिक्विड ए के जो सरफेस मॉलिक्यूल हैं ये इवेपोरेट करेंगे, इवेपोरेट करेंगे तो इनकी वजह से यहाँ पे वेपर्स बनेगा, और ये प्योर फॉर्म में है, यहाँ पे ए के अलावा दूसरा कुछ प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम क्या लिखेंगे? ए की वजह से, प्योर ए की वजह से जो वेपर प्रेशर आ रहा है उसको हम क्या लिखेंगे? P0 A, ठीक है। दूसरा वॉलेटाइल लिक्विड हम ले रहे हैं लिक्विड बी, और ये भी कैसा है? वॉलेटाइल है। इसमें कोई भी सॉल्यूट और कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। जो कम अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा, और जो ज़्यादा अमाउंट में होगा सॉल्यूशन में वो सॉल्वेंट होगा। ठीक, जरूरी नहीं है कि जो सॉल्यूट होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, वो लिक्विड गैस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? सॉल्यूशन में जो कम अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो यहाँ लिक्विड बी के ये सरफेस मॉलिक्यूल हो गए, बी 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 बी, और ये यहाँ पे कुछ बल्क मॉलिक्यूल हो जाएंगे। अब बी की वजह से भी वेपर्स बन रहा होगा, अब इनकी वजह से वेपर प्रेशर आएगा, उसको क्या लिखेंगे? P0 B। अब ये दोनों पहले अकेले थे, अब क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन बनाने के लिए दोनों को मिला दिए। दोनों को जैसे ही मिलाएंगे क्या होगा? ये हमारा सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे सरफेस के ऊपर ए के मॉलिक्यूल होंगे, बी के मॉलिक्यूल होंगे, या फिर दोनों के होंगे? दोनों के ही होंगे मॉलिक्यूल। भाई दोनों को मिला दिए ना, अब कुछ ए के मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर गए होंगे, कुछ बी के मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर गए होंगे। तो यहाँ सॉल्यूशन में सरफेस पे दोनों के ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे,
ठीक है। अब यहां पे भी वेपर्स बन रहे होंगे इस लिक्विड सॉल्यूशन में, ए और बी की वजह से वेपर्स बन रहे होंगे। अब यहां पे वेपर प्रेशर क्या होगा? क्या ए की वजह से वेपर प्रेशर पी नॉट ए होगा, बी की वजह से वेपर प्रेशर पी नॉट बी होगा, या फिर कुछ और होगा? देखिए सेम तो नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा क्योंकि सॉल्यूशन तैयार हो गया है। अब यहां पे वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा तो हम बोल देते हैं कि ए की वजह से जो वेपर प्रेशर होगा इस सॉल्यूशन का, उसको हम बोल देते हैं पी ए, और बी की वजह से जो वेपर प्रेशर आ रहा होगा उसको हम बोल देते हैं पी बी। ठीक, टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। पी ए क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिक्विड ए का वेपर प्रेशर क्या है? पीबी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में बी का वेपर प्रेशर क्या है? पी नॉट ए क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। मतलब यहां पे केवल ए प्रेजेंट है, अकेला प्रेजेंट है, इसके साथ और कोई नहीं है, प्योर फॉर्म में है बिल्कुल। ठीक है, उसको हम पी नॉट से भी लिख रहे हैं। पी नॉट बी का क्या मतलब है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। ठीक है, अब देखिए, अब हमको पता करना है कि पी ए और पी बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, पी ए और पी बी का वैल्यू हमको निकालना है, तो यहीं पे आएगा रॉल्ड्स लॉ। यहां पे क्या आएगा? रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ ने क्या बोला कि जो पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ए की वजह से होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा। अभी समझाते हैं इसको। और बी का जो वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बस यही है रॉल्ड्स लॉ। लिखेंगे, अभी इसका डेफिनेशन भी लिखेंगे। अब आइए समझते हैं ये कहां से आया है। हम बोल रहे हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। भाई वेपर्स क्या होते हैं? वेपर्स क्या होते हैं? गैस के फॉर्म में ही तो होते हैं। तो इस वेपर्स का, ये इसको हम पी ए को क्या बोलेंगे? पार्शियल वेपर प्रेशर। पी बी को क्या बोलेंगे? पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर ए का मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन में ज्यादा है, इसका क्या मतलब है? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था? एक्स ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अगर सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ए के ज्यादा है, और नंबर ऑफ मोल्स ए के ज्यादा है, इसका मतलब ए के मॉलिक्यूल यहाँ पे ज्यादा है इस सॉल्यूशन में। और जितना ज्यादा ए का मॉलिक्यूल होगा उतना ही ज्यादा ए इवेपोरेट करके वेपर्स बनाएगा, और जितना ज्यादा वेपर्स बनेगा उसका वेपर प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक, मानिए कि मोल फ्रैक्शन ए का कम होता। मोल फ्रैक्शन ए का कम होने का क्या मतलब है? कि उसके नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर सॉल्यूशन में कम है तो वो इवेपोरेट भी तो कम होंगे, और कम इवेपोरेट होंगे तो उनका वेपर प्रेशर भी कम आएगा। तो यहां से बोला जा सकता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, यही था रॉल्ड्स लॉ। तो आइए पहले रॉल्ड्स लॉ को लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद की कहानी आगे करेंगे। रॉल्ड्स लॉ,
क्या होता है, इन अ सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ volatile component is directly proportional to the mole fraction of that component। ठीक है, क्या है कि किसी सॉल्यूशन में जो पार्शियल वेपर प्रेशर किसी भी वॉलेटाइल कंपोनेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। जैसे पार्शियल वेपर प्रेशर ए का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पार्शियल वेपर प्रेशर बी का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। अगर सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ए का कम हो रहा है तो पार्शियल वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। अगर मोल फ्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है तो पार्शियल वेपर प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए इतना। क्या आया है, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA एंड PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो उसकी जगह एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम बोल देते हैं P0A। कांस्टेंट को हटा के हमने क्या लिख दिया, एक कांस्टेंट P0A इंटू XA। यहां से कांस्टेंट को हटा के एक कांस्टेंट ला देते हैं P0B इंटू XB। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है ना, इस कांस्टेंट को हम क्या बोल दे रहे हैं, P0A और P0B। P0A P0B क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। देखिए P0A और P0B का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये एक टेम्परेचर के लिए इसका वैल्यू फिक्स होता है, किसी एक टेम्परेचर पे P0A P0B की वैल्यू फिक्स होती है। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, एक्सपेरिमेंट से P0A और P0B की वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे एज ए कांस्टेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हमको उस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकालना था। ठीक है, टोटल प्रेशर निकालना था। तो टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो 11th क्लास में डाल्टन्स लॉ पढ़े थे। 11th क्लास में डाल्टन्स लॉ पढ़े थे। डाल्टन्स लॉ क्या था कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में गैसेज प्रेजेंट है, मान लीजिए ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है और नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इस कंटेनर के वॉल पे टोटल प्रेशर इन तीनों गैस के द्वारा कितना लगाया जा रहा है, टोटल कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है इस कंटेनर के वॉल पे, तो कैसे कैलकुलेट करते थे डाल्टन्स लॉ में। टोटल प्रेशर अगर निकालना है तो हम पार्शियल प्रेशर जितने भी गैस इस कंटेनर के अंदर प्रेजेंट हैं, जिनकी वजह से भी यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, उन सबको जोड़ देंगे। जैसे मानिए ऑक्सीजन की वजह से पार्शियल प्रेशर PO2, हाइड्रोजन की वजह से PH2 और नाइट्रोजन की वजह से प्रेशर लग रहा है PN2। ठीक, अगर इन तीनों के प्रेशर को हम जोड़ दें तो वही उस कंटेनर के वॉल पे टोटल प्रेशर एक्सर्ट होता है। यही डाल्टन्स का लॉ था। टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, P of O2 प्लस P of H2 प्लस P of N2। ठीक है, तो जो हम इवेपोरेशन देख रहे हैं या वेपर प्रेशर देख रहे हैं, यहाँ भी क्या हो रहा है, ये वेपर्स ही तो हैं। वेपर्स क्या गैस के फॉर्म में ही है। तो क्या हम यहाँ पे भी डाल्टन्स का लॉ लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं।
जैसे ए की वजह से आ रहा था PA और B की वजह से आ रहा था PB, तो अगर इस पूरे लिक्विड के सरफेस पे कितना प्रेशर लग रहा है दोनों को जोड़ दें, वही टोटल प्रेशर इस लिक्विड सरफेस के ऊपर लग रहा होगा। ठीक, तो P टोटल क्या हो जाएगा, PA प्लस PB। P टोटल क्या हो जाएगा, PA प्लस PB। वैल्यू रख दीजिए, PA की वैल्यू P0A XA, अब PB की वैल्यू P0B XB। मोल फ्रैक्शन में एक चीज और पढ़े थे कि किसी कंटेनर में अगर दो कंपोनेंट हैं तो दोनों का मोल फ्रैक्शन का अगर हम सम करें तो वो 1 के बराबर आता है। ठीक, तो यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, जैसे दो कंपोनेंट है XA और XB, सॉरी कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1। ये मोल फ्रैक्शन में पढ़ के आ रहे हैं। तो अगर यहाँ से हमको रिप्लेस करना है P0A XA प्लस P0B XB को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस XA लिख सकते हैं, यहाँ से XB को 1 माइनस XA। PT क्या हो जाएगा, यहाँ से P0A XA प्लस P0B माइनस P0B XA। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा टोटल प्रेशर P0B प्लस P0A माइनस P0B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ये टोटल फॉर्मूला डेराइव हो गया। ये क्या था, रॉल्ड्स लॉ था, और रॉल्ड्स लॉ का ये भी रॉल्ड्स लॉ बोलेंगे, इसको हमने डेराइव कर दिया। टोटल प्रेशर सॉल्यूशन के ऊपर टोटल वेपर प्रेशर कितना लग रहा है, तो टोटल वेपर प्रेशर क्या, PA प्लस PB। PA प्लस PB को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो टोटल प्रेशर की बात हो गई। अब इसके बाद ग्राफ डिस्कस करते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए इतना। देखिए ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर। मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच ग्राफ डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जब पढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ पे ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेहतर होगा कि यहीं पे समझ के चलिए कि वहाँ ज़्यादा दिक्कत ना हो। वैसे बताएंगे वहाँ भी समझाएंगे कैसे ड्रॉ हो रहा है, बट यहाँ पे समझ जाइए तो वहाँ पे रिवाइज होगा आपका। इस एक्सिस पे हम लेते हैं मोल फ्रैक्शन और यहाँ ले लेते हैं वेपर प्रेशर। स्टार्टिंग में हम क्या बोल रहे हैं कि केवल A प्रेजेंट है, केवल A प्रेजेंट है, B प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब XA की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यहाँ पे B प्रेजेंट नहीं है, केवल A प्रेजेंट है, तो मोल फ्रैक्शन A का कितना हो जाएगा, 1, और मोल फ्रैक्शन B का कितना हो जाएगा, 0। B है ही नहीं, केवल लिक्विड A प्रेजेंट है। एंड में क्या हो रहा है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A 0, यहाँ पे केवल लिक्विड B प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या था, केवल लिक्विड A प्रेजेंट था, B प्रेजेंट नहीं था, तो मोल फ्रैक्शन B का क्या हो जाएगा, 0, प्रेजेंट ही नहीं है ही नहीं। जो भी मोल फ्रैक्शन आएगा वो लिक्विड A की वजह से आएगा और वो कितना होगा, 1। यहाँ पे A प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे जो भी है वो B प्रेजेंट है, तो जो भी मोल फ्रैक्शन आएगा वो किसकी वजह से आएगा, B की वजह से आएगा, जो कि 1 होगा। हो क्या रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे केवल लिक्विड A प्रेजेंट था। अब हम धीरे धीरे B मिलाना स्टार्ट किए और A को निकालते गए, A हटाते गए और B को मिलाते गए। एट द एंड क्या हो रहा है, A यहाँ पे खत्म हो जा रहा है और केवल B रह रहा है, तो मोल फ्रैक्शन
केवल बी की वजह से होगा, मोल फ्रैक्शन ए का 0 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था? पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब यहां पे देखिए बी प्रेजेंट नहीं है, केवल ए प्रेजेंट है, तो यहां वेपर प्रेशर केवल ए की वजह से होगा। बी की वजह से वेपर प्रेशर होगा क्या? बी है ही नहीं, तो वेपर प्रेशर बी की वजह से क्यों होगा? केवल वेपर प्रेशर ए की वजह से होगा। अब पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, एक्स ए की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए 1, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ए का कितना आ जाएगा? पी नॉट ए के बराबर आएगा। एक्स ए की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दें तो पार्शियल प्रेशर ए का कितना आएगा? पी नॉट ए के बराबर आ जाएगा। हम बोल देते हैं कि पी नॉट ए कहीं यहाँ पे है, यहाँ पे आइए। अब यहाँ पे ए प्रेजेंट नहीं है, केवल बी प्रेजेंट है, तो जो भी वेपर प्रेशर होगा वो केवल और केवल बी की वजह से होगा, ए की वजह से तो नहीं होगा। तो अब एक्स बी की वैल्यू इसमें पुट करिए और पार्शियल वेपर प्रेशर बी की वजह से कितना आ रहा है? 1 रखेंगे तो पी नॉट बी, पी नॉट बी मान लेते हैं कहीं यहाँ पे है, ठीक। और यहाँ पे ये क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे x से 0 है ना, जब 0 रखेंगे तो पी ए की वैल्यू 0, यहाँ भी ये 0। अब ग्राफ को मिला दीजिए, ये किसका ग्राफ हो जाएगा? पी ए का, पी ए इजकल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ये ग्राफ किसका हो जाएगा? पी बी का, पी बी इजकल टू पी नॉट बी एक्स बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे केवल ए के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, बी नहीं है, तो जो भी वेपर प्रेशर होगा वो ए की वजह से होगा। अब एक्स ए की वैल्यू इसमें रख दीजिए, कितना आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए? पी नॉट ए के बराबर, पी नॉट ए हमने रख दिया। एंड पे जाते जाते मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 हो गया, यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को 0 रख दीजिए, तो पार्शियल वेपर प्रेशर क्या 0 हो गया, तो ये पॉइंट। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन बी यहाँ पे 1 है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर बी की वजह से कितना हो जाएगा? 1 रख दीजिए, पी नॉट बी, पी नॉट बी। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बी का 0 है, बी नहीं है, तो बी नहीं है तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा। अब दोनों ग्राफ को हमने मिला दिया, ठीक है। अब इन पी ए नॉट और पी बी नॉट को मिला दीजिए, और यही हमारा क्या देता है? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। किसके बराबर होगा? पी ए प्लस पी बी, ठीक। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होगा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो को देखिए, इस पार्ट को देखिए और समझने की कोशिश करिए। बहुत आसान है, कुछ खास नहीं है, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इतना। इसी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। देखिए जो मोल फ्रैक्शन ए और बी, एक्स ए और एक्स बी हम यूज कर रहे हैं, ये मोल फ्रैक्शन लिक्विड में होता है। कि जैसे सॉल्यूशन है, जैसे ये हमारा था सॉल्यूशन, यहाँ ऊपर ये वेपर्स बन रहे हैं, ठीक। तो एक्स ए और एक्स बी, इसके अंदर ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, सॉल्यूशन है। तो लिक्विड के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन कितना है वो एक्स ए बताता है, बी का मोल फ्रैक्शन कितना है वो एक्स बी बताता है, ठीक। तो यहाँ पे जो हम मोल फ्रैक्शन यूज करते हैं वो लिक्विड के लिए होता है कि लिक्विड में कितना मोल फ्रैक्शन है ए और बी का। अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पे जो वेपर्स बन रहे हैं, वेपर्स के अंदर, अब यहाँ वेपर्स जो बन रहा है ए की वजह से भी बन रहा है और बी की वजह से भी बन रहा है,
ए के भी वेपर्स हैं, बी के भी वेपर्स हैं। तो वेपर्स में ए के मोल फ्रैक्शन कितने हैं और वेपर्स में बी के मोल फ्रैक्शन कितने हैं, अगर ये हमसे निकालने को दे दे तो देखिए वेपर्स में मोल फ्रैक्शन को हम y से डिनोट करते हैं, लिक्विड में मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं, वेपर्स में मोल फ्रैक्शन को y से डिनोट करते हैं। अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालने को बोले, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज, तो क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए ये बेसिकली आता कहाँ से है, वापिस हम डाल्टन्स लॉ पे जाएंगे। स्टेट ऑफ मैटर 11th क्लास में एक चैप्टर था, वहाँ पे बताया गया होगा, याद नहीं होगा 11th में कौन पढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे बता देते हैं, फॉर्मूले तो वही है, अब वो आया कहाँ से वो बताते हैं। ठीक, अगर सपोज करिए कि हमारे पास एक कंटेनर में गैस प्रेजेंट है, गैस 1 और गैस 2, दो गैस प्रेजेंट है, इसकी वजह से पार्शियल प्रेशर लग रहा है P1 और इसकी वजह से पार्शियल प्रेशर लग रहा है P2, तो टोटल प्रेशर कितना PT होगा। टोटल प्रेशर को हम PT से डिनोट करेंगे, इस कंटेनर के ऊपर जो लग रहा है। पार्शियल प्रेशर में बात करते हैं, पार्शियल प्रेशर जो होता है यहाँ पे वो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के बराबर होता है। पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब यहाँ से अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, P1 अपॉन PT। यही तो काम हम यहाँ पे भी किए हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल में यूज होगा, जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अभी इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बेंजीन एंड टोलुइन आर मिक्स्ड टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। बेंजीन और टोलुइन को मिला के एक सॉल्यूशन तैयार किया जा रहा है, जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन दिया है 150 mm Hg एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोलुइन दिया है 50 mm Hg। ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन दिया है, एंड वेट ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन आर इक्वल। ठीक, तो हमसे पूछा है फाइंड द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ट्राई करिए खुद से, कर लिए, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए प्योर फॉर्म में हमको वेपर प्रेशर दिया है P0, बेंजीन के लिए हम B यूज कर रहे हैं, P0B कितना दिया है 150 mm Hg, और टोलुइन के लिए हम P0T यूज कर रहे हैं, कितना दिया है 50 mm Hg। देखिए प्योर फॉर्म में दिया है ना, अकेला बेंजीन प्रेजेंट है, वहाँ पे वेपर प्रेशर दिया है, तो हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। P0 बेंजीन कितना 150 mm और P0 टोलुइन कितना 50 mm Hg। टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का पूछा है, तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है PA प्लस PB।
और PA और PB की वैल्यू, PA क्या होता है P0A इंटू XA और PB क्या होता है P0B इंटू XB, यही होता है टोटल प्रेशर का। भाई यही था ना, PA इजकल टू P0A इंटू XA और PB इजकल टू P0B इंटू XB। PA PB की वैल्यू उठा के रख दिए। अब P0A, सॉरी यहाँ बेंजीन और टॉलिन दिया है ना, तो बेंजीन और टॉलिन लिखिए, बेंजीन बेंजीन टॉलिन टॉलिन। P0B P0T तो हमको गिवन है, मोल फ्रैक्शन हमको निकालना है। आइए मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन अगर हमें निकालना है तो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलुइन, यही होता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। अब नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन का कैसे निकलेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। बेंजीन देखिए, बेंजीन क्या होता है C6H6, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा 72। टॉलुइन क्या होता है C6H5CH3, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा 92। यहाँ पे हमको मास गिवन नहीं है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन है कि मास दोनों का इक्वल है, तो रख दें, W रख देते हैं। वेट डिवाइडेड बाय बेंजीन का मोलर मास 72, नंबर ऑफ मोल्स यही होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय गिवन मास अपॉन मोलर मास प्लस गिवन मास, मास दोनों का इक्वल है W डिवाइडेड बाय टॉलुइन का मोलिकुलर मास कितना होगा 92। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो वेट अपॉन 72 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 170 W बटे 72 इंटू 92, सॉरी बेंजीन का मोलिकुलर मास 78 होगा, यहाँ पे भी 78, ठीक। वेट से वेट कैंसिल हो गया, 78 से 78 कैंसिल हो गया, 92 डिवाइडेड बाई 170, 92 डिवाइडेड बाई 170, इसका वैल्यू आ जाता है 0.541। अब पता है कि अगर एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं तो दोनों के मोल फ्रैक्शन को जोड़ दें तो 1 आना चाहिए। एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लिए तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन क्या करें 1 माइनस कर दें, xt क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.541 क्या आएगा 0.459, ठीक है। फॉर्मूले से भी जा सकते हैं बट लेंदी पड़ेगा, क्या मतलब है 1 माइनस करके सीधे आंसर निकाल लें, हमको तो टाइम भी बचाना है ना, और प्रोसेस में कहीं कोई कमी नहीं है। पता है कि xb प्लस xt की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस कर दिए। अब वैल्यू रख दीजिए, टोटल प्रेशर P0B की वैल्यू कितना दिया है 150 इंटू मोल फ्रैक्शन बेंजीन का कितना निकाले हैं 0.541 प्लस टॉलुइन का P0T कितना दिया है 50 इंटू मोल फ्रैक्शन टॉलुइन का 0.459, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Two liquid A and B are mixed to form a solution, ठीक है। दो लिक्विड A और B से एक सॉल्यूशन तैयार किया जा रहा है। The vapor pressure of pure A and pure B is 200 and 100 mm Hg
रिस्पेक्टिवली। प्योर फॉर्म में ए का वेपर प्रेशर दिया है 200 mm और बी का दिया है 100 mmHg। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन और हमें दिया है कि सॉल्यूशन कैसा है, इक्विमोलर है, इक्विमोलर। फाइंड द फॉलोइंग इफ solution is equimolar to the component। ठीक है, इक्विमोलर ऑफ ए एंड बी, इक्विमोलर ऑफ ए एंड बी। ठीक, अब इक्विमोलर का क्या मतलब है? इक्विमोलर का मतलब ये है कि सॉल्यूशन में ए और बी के मोल्स इक्वल है। सॉल्यूशन में ए और बी के मोल्स इक्वल हैं। सपोज ये हमारा एक सॉल्यूशन तैयार किया गया है, इसमें ए और बी दोनों हैं, तो जितने नंबर ऑफ मोल्स ए के हैं उतने ही नंबर ऑफ मोल्स बी के भी हैं। ठीक, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन तो निकाला जा सकता है ना आराम से। दोनों के इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो कितने हो जाएंगे मोल फ्रैक्शन? 1/2 1/2। चेक भी कर लीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इक्विमोलर मतलब दोनों के मोल्स इक्वल हैं। Na इज इक्वल टू NB, रख दीजिए वैल्यू, ये दोनों सेम है तो कितना आ जाएगा? 1/2। मोल फ्रैक्शन बी के भी कितने आ जाएंगे? 1/2। दोनों का सम 1 होता है, एक का 1/2 आ गया तो दूसरा भी 1/2 ही आएगा। तो ये मोल फ्रैक्शन भी निकाल लिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमको P0 A दिया है 200 mmHg और P0 B दिया है 100 mmHg। क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन द सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट है वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन द सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट है इसका टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द solution, and third part which is very important, mole fraction of A and B। सोच रहे होगा ये क्या इंपॉर्टेंट है, इसको तो तुरंत ही सॉल्व कर दिए। आगे है इसके मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। वेपर फेज में ए और बी के मोल फ्रैक्शन निकालना है। आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन द सॉल्यूशन। पी ए क्या होता है? P0 A इंटू एक्स ए। P0 A की वैल्यू गिवन है 200 इंटू एक्स ए की वैल्यू हम निकाल रखे हैं 1/2। कितना आ गया? 100 mmHg। P0 A निकल गया, सॉरी PA निकल गया। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का? P0 B इंटू एक्स बी। P0 B की वैल्यू दे रखा है 100 इंटू 1/2, दैट इज 50 mmHg। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। ए और बी का सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कितना होगा ये दोनों कैलकुलेट हो गए। अब टोटल वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का। पीटी क्या होता है? पीए प्लस पीबी। पीए की वैल्यू निकाल रखे हैं 100, रख दीजिए। पीबी की वैल्यू निकाल रखे हैं 50, रख दीजिए। कितना आ गया? 150 mmHg। दो पार्ट सॉल्व हो गए। आइए तीसरा पार्ट यहाँ सॉल्व करते हैं।
मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में किससे डिनोट करेंगे? वाई। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, वाई ए क्या हो जाएगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर। अब पी ए की वैल्यू निकाल रखे हैं, कहाँ निकालें? 100 mmHg रख दीजिए। टोटल कितना आया है? 150 आया है। कितना आ गया? 2/5। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज क्या हो जाएगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। पीबी की वैल्यू कितना आया है? 50 डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर 1/150। सॉल्व करिएगा 1/3 आ गया। देखिए इनको भी जोड़ेंगे, कहाँ मिस्टेक्स हो रहा है, सॉरी, इसको घटाएंगे 2 और 3, 2/3 आएगा और 1/3, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। मोल फ्रैक्शन चाहे लिक्विड में चाहे वेपर में, सम तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली देखिए ये फॉर्मूला लोग मिस कर जाते हैं, जो फॉर्मूला ये हमने बताया लेक्चर में कि वेपर में मोल फ्रैक्शन कैसे निकालें। स्टूडेंट भी इसको मिस कर जाते हैं, ध्यान नहीं रहता है उनको, और जब क्वेश्चन आता है कि मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, तो अब स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि ये क्या पूछ दिया। अब देखिए अगर फॉर्मूला ध्यान रहे तो कितना आसान है। तो एक एक चीज ध्यान से लर्न करिए और रिवाइज करते रहिए, जिससे कि आप कोई स्कैप ना कर पाए कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए और नोट्स अपना बनाते रहिए। खुद का नोट्स बेहतर नोट्स होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, 4th लेक्चर में, जब डिस्कस करेंगे जब सॉल्यूट हमारा नॉन वॉलेटाइल होगा और सॉल्वेंट वॉलेटाइल होगा। ठीक, थैंक यू।